हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है बीजेटी और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड एडिशन एम राशिद की। ठीक है, तो ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और क्विक एक रिवीजन है। उसके बाद हम उसके डेप्थ में भी जाएंगे आगे जाके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बीजेटी से। ये एक हमारा ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर हमारे दो तरह की एप्लीकेशंस में काम आता है, एक स्विचिंग में और दूसरा एक एम्पलीफिकेशन में। ठीक है, तो इसके ये मेन पर्पस हैं और इसी से ही हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं इन्हीं ट्रांजिस्टर्स की बदौलत वो आगे आई हैं और उनका कह लो कि बर्थ हुई है। तो बीजेटी और इस तरह ट्रांजिस्टर्स में भी काफ़ी टाइप्स हैं, मतलब जिस तरह कह लो मोसफेट्स हैं आपके पास, आईजीबीटीज़ हैं और आपके पास फिर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं और एफईटीज़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हैं। तो फिलहाल जो हम कवर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बीजेटी। अब बीजेटी में भी दो टाइप्स हैं, मतलब एक एनपीएन है और एक पीएनपी है। अब ये इनकी सेमीकंडक्टर की वो कह लो आपके पास हैं मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये एन टाइप मटेरियल है, बीच में पी टाइप सैंडविच हुआ हुआ है एन के दरमियान। ठीक है, इसी तरह पीएनपी में एन टाइप मटेरियल सैंडविच हुआ होता है और इनका वर्किंग मैकेनिज्म सेम है, लेकिन जस्ट इनकी प्रॉपर्टीज उल्टी हो जाती हैं। आपको एक चीज़ को एक इस तरह जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे दो जंक्शंस बनते हैं। ठीक है, एक आपको जंक्शन फॉरवर्ड बायस रखना पड़ता है, एक आपको जंक्शन रिवर्स बायस रखना पड़ता है। फॉरवर्ड बायस में आपको बता दूं कि जिस तरह अगर एक डायोड है और ये पी और एन है, तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं पी में और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, अगर आप पी में नेगेटिव दे दें और आप एन में पॉजिटिव दे दें तो ये आपका रिवर्स बायस है और रिवर्स बायस में आपकी डिवाइस आइडली ज़ीरो करंट कैरी करती है, आगे ब्लॉक कर देती है और इसमें आइडली फॉरवर्ड बायस में फुल कंडक्शन होती है। ठीक है, तो इनका मैकेनिज़्म जो है वर्किंग का वो सेम है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एनपीएन को देखेंगे वो किस तरह होता है। अब एनपीएन में एक होता है हमारे पास इमिटर, एक होता है हमारे पास बेस, एक होता है हमारे पास कलेक्टर। ठीक है, अब आप देखेंगे जो इमिटर की जो विड्थ है वो आपको मिलेगी कम, बेस से ज़्यादा होगी और कलेक्टर से कम होगी। कलेक्टर की विड्थ ज़्यादा है, ठीक है, इमिटर के मुकाबले। लेकिन अगर हम बात करें डोपिंग लेवल की, डोपिंग लेवल होता है मतलब डोपिंग होता है इम्प्योरिटीज ऐड करना। जिस तरह सिलिकॉन में हम जर्मेनियम और फॉस्फोरस की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह अब ये इमिटर में हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस तरह मैं जल्दी जल्दी बनाता हूँ और यहाँ पे हमारे पास होल्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, लेकिन कलेक्टर में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे जिस तरह एमिटर में है, लेकिन उनकी डेंसिटी बहुत कम होगी, मतलब उनका डोपिंग लेवल बहुत कम होगा एमिटर के मुकाबले में। बेशक इसकी विड्थ ज़्यादा है एमिटर के मुकाबले, लेकिन इसका डोपिंग लेवल कम है। और इसी से ही हमारा ये एक स्विचिंग सर्किट और एक एम्पलीफिकेशन सर्किट्स में काम आता है, ये इसी कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब डिफरेंस इसकी थिकनेस और डोपिंग लेवल में आता है, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हम फिर डिस्कस कर लेते हैं कि बेस जो है वो सबसे थिन होती है, एमिटर की बेस वाइड होती है, कलेक्टर की मोर वाइड होती है। बेस हमारा होता है लाइटली डोप्ड, ठीक है, और इमिटर हमारा हाईली डोप्ड होता है और कलेक्टर हमारा बस मॉडरेटली डोप्ड होता है। यही इसकी कंस्ट्रक्शन थी। वी कैन नॉट मेक इमिटर एज कलेक्टर। हाँ, अब आप एक चीज़ नोट करो कि आप कहते हो कि यहाँ पे एन है, पी है और यहाँ पे भी एन है। हम जिस मर्ज़ी को उठा के मतलब इमिटर बना दें, जिस मर्ज़ी को उठा के हम कलेक्टर बना दें, तो ऐसा यार नहीं होता। वो आपको अब डोपिंग लेवल से पता चल जाएगा। अगर आपको ट्रांजिस्टर को मतलब सही मायनों में यूज़ करना है एज अ स्विच, तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना होगा जो एमिटर है उसको आपने एमिटर ही कंसीडर करना है और वहाँ पे एमिटर की ही
आगे कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करनी है, और कलेक्टर को कलेक्टर पे जो आपकी डाटा शीट पे गिवन होगा, और डाटा शीट्स आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको अपना एक मॉडल नंबर लिखना है जो आपके पास बीजेटी ट्रांजिस्टर है, तो आपको ये सारा मिल जाएगा। तो इससे वाज़ेह होता है कि हम कलेक्टर को इमीटर या इमीटर को कलेक्टर नहीं बना सकते। वो सिर्फ इस पे कि ये भी एन है, ये भी एन टाइप मटेरियल है, तो इनमें डोपिंग का फ़र्क आता है और इनकी विड्थ साइज़ का भी। ठीक है, अब इसके सिंबल पे आ जाएं तो इसका सिंबल सिंपल सा है। एक आपके पास लाइन है, ये बेस आती है, जहाँ पे एरो निकल रहा हो तो समझ जाना कि वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और दूसरी साइड पे कलेक्टर है। अगर एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब ये एरो असल में हमें करंट की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा होता है, इसका ये मकसद है। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है कि बेस इमिटर जंक्शन। अब बेस इमिटर जंक्शन क्या है हमारे पास, यानी कह लो ये जो जंक्शन है बेस और इमिटर का, सॉरी, ये जो बेस इमिटर का ये जंक्शन है, ये हमारा होना चाहिए फॉरवर्ड बायस्ड ऑलवेज। ठीक है, और जो हमारा फिर कलेक्टर और बेस कलेक्टर का ये रिवर्स बायस, ये मैं आगे जाके बताऊंगा इसका क्या साइंस है, जस्ट ये याद रख लें। ठीक है, तो इट वर्क्स ओनली व्हेन यू गिव करंट टू बेस, देन ओनली करंट अपीयर्स इन एमिटर। अगर आप बेस में कोई करंट नहीं देंगे तो इसकी एमिटर वाली साइड पे भी कोई करंट अपीयर नहीं होगा। यही तो स्विच होता है कि जब हम बटन दबाएं तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहाल हो और हमारा बल्ब जल जाए। ठीक है, ये तो हम मैनुअली करते हैं। ठीक है, मतलब हम बटन दबाते हैं स्विच का और हमारा बल्ब जो होता है वो ऑन हो जाता है, ग्लो करता है जो पीछे से उसको सप्लाई आ रही होती है। तो यहाँ पे हम मैनुअल स्विच को हटा के डिजिटल स्विच लगा देते हैं कि इलेक्ट्रिक पल्स आएगी तो ये स्विच एक्टिवेट हो जाएगा और आपका जो भी लोड है, पंखा है, बल्ब है, जो भी है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिजिटल स्विच काम करता है। अब ट्रांजिस्टर करंट के कुछ पैरामीटर्स हैं, आई थिंक, हाँ, अब इसके कुछ पैरामीटर्स पढ़ लेते हैं। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा हैं जो कांस्टेंट्स हैं। अब ये क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, अब रेफरेंस के लिए हमने एनपीएम ट्रांजिस्टर ही लिया हुआ है। अब ये देखें, ये आपका कलेक्टर है जो कि मतलब वाइडर रीजन है, मॉडरेटली डोप्ड है। इमिटर है, मतलब वाइड रीजन है बेस के मुकाबले, लेकिन थोड़ा मतलब हाईली डोप्ड है। और बेस हमारा बहुत थिन होता है, इसके थिन होने की भी एक वजह होती है। अब आप देख सकते हैं बेस इमिटर का जो जंक्शन है, अब यहाँ पे दो जंक्शंस बनेंगे, एक ये जंक्शन बन रहा है आपके पास, और एक आपके पास ये बेस और कलेक्टर का जंक्शन बन रहा है। ठीक है, अब ये जो जंक्शन है बेस इमिटर वाला, ये आपके पास फॉरवर्ड बायस बनेगा। फॉरवर्ड बायस किस तरह बनेगा कि ये आपका नेगेटिव एन पे लगा हुआ है। ठीक है, ये नेगेटिव आपका एन टाइप पे लगा हुआ है, और ये जो आपका पॉजिटिव साइड है वो पी टाइप पे लगी हुई है। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स याद है ना, मतलब अगर यहाँ पे प्लस लगाएं, यहाँ पे माइनस लगाएं, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, ये रिवर्स बायस कैसे है। अब ये रिवर्स बायस ऐसे है कि इसका पॉजिटिव लगा हुआ है इसके नेगेटिव पे। ठीक है, और यहाँ जो इसका नेगेटिव है वो जा रहा है इसके पॉजिटिव पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें ये पॉजिटिव भी जा रहा है, लेकिन ये बैटरी जो है यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो मतलब इतनी पावरफुल नहीं है इस बैटरी के मुकाबले। अगर ये वी नोट कह दो और ये वी है, तो वी नोट की वैल्यू, वी डैश की वैल्यू मच मच ग्रेटर है वी के मुकाबले, इसलिए यहाँ पे इसका ये इफेक्ट हम यहाँ पे नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। ये रिवर्स बायस बनेगा। सॉरी, ये मैंने ज़रा गंद मार दिया। तो बात ये है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसी बात पे। अब ये चीज़ हो गई हमारी। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे होगी। अब ये जब हम यहाँ से इसको सप्लाई दे देंगे, यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बहुत थिन हो जाएगी, और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाएंगे इस रीजन में, ये बेस में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बैरियर मिल रहा है। अब ये इसकी हाईली डोप्ड होने की वजह से, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये
पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पे बना हुआ है ये ब्रेक कर जाएगा। वो इसलिए ब्रेक कर जाएगा क्योंकि इसको इतनी रेजिस्टेंस नहीं मिल रही रास्ते में, क्योंकि हमारी जो बेस है, बेस की जो हमारी विड्थ है वो बहुत ज़्यादा थिन है, जिसकी वजह से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे क्रॉस कर गए। और यहाँ पे जो होल्स हैं वो भी बहुत कम है। अगर यहाँ पे होल्स ज़्यादा होते तो पॉसिबिलिटी थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से बेस में जा रहे हैं वो होल्स अब्जॉर्ब कर लें। इसलिए एक तो बेस को हमने इसकी विड्थ भी थिन रख दी है, इधर हमने होल्स भी कम रख दिए, ठीक है, ताकि ये क्रॉस कर जाए, ये बेस में जाके आगे कलेक्टर में चला जाए और इसका करंट फ्लो स्टार्ट हो जाए। और आपको फिर एक और चीज़ भी याद रखनी है कि जो बेस, अब ये भी चांस है कि बेस भी अपने पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव मतलब ये अट्रैक्ट करता है बेस, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम करता है। और ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यूँ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हम 1000 इलेक्ट्रॉन्स इमिटर से भेज रहे हैं तो लेट्स सपोज 950 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में चले गए और 50 इलेक्ट्रॉन्स ये आपकी बेस साइड से बाहर निकल गए। लेकिन जब ये वापस आएंगे यानी घूम के, तो वापस ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। 950 यहाँ से आए, 50 यहाँ से और वापस इमीटर के अंदर, और ये साइकिल चलता रहता है अनलेस आप यहाँ से करंट कट ऑफ ना कर दो। तो इससे हमें पता क्या चला, जो हमारा इमीटर करंट है वो आईसी करंट, ये जो आईसी करंट ये जा रही है आईसी करंट, और आईबी करंट ये मैंने कन्वेंशनल करंट जो की डायरेक्शन होती हैं और ड्रॉ की हैं, इन दोनों की एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। अब अल्फा इंटर रिलेट करता है इमिटर करंट, मतलब ये जो आपका आई करंट है और आईसी करंट है, और जो बीटा इंटर रिलेट करता है वो आईबी और आईसी करंट को करता है, ठीक हो गया। आईबी मतलब ये और ये आईसी। अब यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा, हमने जिस तरह कहा था 950 हमारे आए हैं तो वो 0.95 बनता है, ये नहीं अगर 95% कह लो, ठीक है। तो ये इसकी अल्फ़ा की इक्वेशन है, आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स आई ई, मतलब कलेक्टर में जो करंट गया है वो आई ई का अल्फ़ा टाइम है, ठीक है। मतलब हमने 1000 भेजे थे, ठीक है। अब 0.95 से मल्टीप्लाई कर दो जो कि हमने अल्फ़ा रखा हुआ है, तो हमारे पास 950, मतलब 950 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कलेक्टर साइड में चले गए, यानी आई सी बन गए, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन है। अब अगर तुमने अल्फ़ा फाइंड करना है, आई सी और आई ई तुम्हें गिवन है तो तुम इससे भी अल्फ़ा फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कलेक्टर साइड से गए, कलेक्टर साइड पे गए। अब बीटा क्या है, अब बीटा इंटरलेट करता है कलेक्टर और बेस को, ठीक है, बेस करंट को, ये बीटा टाइम्स है। अब बीटा आई बी क्या, आई सी कह रहा है कि वो 19 टाइम्स बड़ा है बेस करंट से जो आपका कलेक्टर है, ठीक है। इट टेल्स हाउ लार्ज द कलेक्टर करंट फ्रॉम द बेस करंट। अगर हमने अल्फ़ा और बीटा को आपस में इंटरलेट करना हो तो हमारे पास क्या बनेगा। अब हमें बीटा पता है आई सी ओवर आई बी है, हमने इस इक्वेशन से निकाल दिया, इसको नीचे लेके जाके, ठीक है, आई बी नीचे कर दिया। तो एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो अब यहाँ पे आई सी और आई बी, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा है, डायरेक्ट मैंने इस तरह लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर आके। लेट से अल्फ़ा हमारा इलेक्ट्रॉन्स गए ऊपर, तो हमने लेट सपोज 1 इलेक्ट्रॉन भेजे, अल्फ़ा ऊपर चले गए, ठीक है। तो पीछे कितने बचे, 1 माइनस अल्फ़ा बचे जो बेस से निकल गए, जो जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दी थी कि 15 निकल गए, ठीक है। तो आई सी क्या है हमारा अल्फ़ा, और जो बेस क्या है वो 1 माइनस अल्फ़ा, तो ये बीटा, ये एक क्विक कह लो आपका फॉर्मूला है। अगर आपको ड्राइव करना है तो उसका तरीका ये है, आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा आई ई, अल्फ़ा टाइम्स आई ई, जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा,
ठीक है। अब ये आपने, अब आई ई क्या होता है, आई ई आपने ऊपर वाली इक्वेशन में पढ़ा, आई ई आपका इसके बराबर होता है, यानी कलेक्टर और एमिटर का बेस आई सी और आई बी का एडिशन होता है आई ई। यही चीज़ आपने यहाँ पे पुट कर दी, अल्फ़ा को दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, फिर आई सी वाली साइड एक जगह ले गए, आई सी कॉमन निकाल लिया और ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह आई सी ओवर आई बी कर दिया और ये अल्फ़ा माइनस वन माइनस अल्फ़ा, और आई सी और आई बी जो इंटर रिलेशन होता है वो बीटा बताता है, तो इसका ये बीटा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये एडिशनल कुछ नोट्स हैं, इनको मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमें बताया हुआ है बीजेटी का कंस्ट्रक्शन। ये बेस है, ये आपका कलेक्टर है, ये इमिटर है। ठीक है, इमिटर आपका ज़रा लेस वाइड है इसलिए इसको ज़रा बीच में थोड़ा गैप डाल दिए, और ये पी एंड। वी हैव टू जंक्शंस, वन इज़ फॉरवर्ड एंड वन इज़ रिवर्स, ये हमने अभी बात की है। जो हमारा बी सी ई जंक्शन है यानी बेस कलेक्टर, ये हमारा होगा रिवर्स बायस। ठीक है, जो बेस इमिटर जंक्शन है वो हमारा है फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, ये इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम है। इक्विवेलेंट डायग्राम में ये बेस इमिटर कलेक्टर, ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे असल में ये दो डायोड्स हैं। ठीक है, ये एन पी पी एन, ठीक है, ये एक साथ जुड़े होते हैं जैसे इक्विवेलेंट डायग्राम शो करने के लिए। ये एन पी एन बन गया एक किस्म से। ठीक है, अब क्या होगा कि आईसी से जो हमारा करंट जा रहा है वो बीटा आई बी है। ठीक है, ये बीटा आई बी आपने ऊपर रिलेशन पढ़ा था, आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। ठीक है, मतलब ये जो आई सी जा रहा है वो बीटा टाइम्स आई बी होगा हमारा। ठीक है, ये नीचे जा रहा है। अब सी बी ई जंक्शन लीकेज करंट आई सी ओ। अब ये देखो आई सी ओ, अब ये नीचे एक और करंट आ रहा है जो कि लीकेज करंट है, क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस का लीकेज करंट रिवर्स डायरेक्शन में है। ठीक है, लीकेज करंट इन रिवर्स डायरेक्शन, कलेक्टर इमिटर। ठीक है, कलेक्टर से जो इमिटर तक हमारे कलेक्टर से जो इमिटर में हमारा करंट आ रहा है वो आईसी वो लीकेज करंट है, क्योंकि ये वाला डायोड रिवर्स डायरेक्शन में। अब जो डायोड मतलब रिवर्स बायस्ड हो उसमें थोड़ा लीकेज करंट भी आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है। अब ये कलेक्टर से इमिटर आ रहा है इसलिए हमने इसको आईसीई नोड का नाम दे दिया, यानी लीकेज करंट। अब आई सी टी यानी कलेक्टर का टोटल करंट कितना है, टोटल करंट कितना हो जाएगा आई सी प्लस आई सी ई ओ। ठीक है, एक तो आई सी नीचे आ ही रहा है, ये वाला मैं हाईलाइटर से यूज करता हूँ, आई सी ये तो नीचे आ ही रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ लीकेज करंट भी नीचे आएगा कलेक्टर से एमिटर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा आई सी टी टोटल होगा। ठीक है, अब आई सी की इन्होंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दी, बीटा आई बी और आई सी ओ। अगर आई बी हमारा मैक्सिमम होगा तो देन इट इज़ इन सैचुरेशन रीजन, तो ये हमारा सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। ठीक है, वी हैव टू डायोड्स, ये मैंने आपको बता दिया टू डायोड्स हैं। ये सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या कहता है, द वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ चेंज इन वोल्टेज ऑफ कलेक्टर टू इमिटर। ये जो वेरिएशन आ रही है ये चेंज ऑफ वोल्टेज की वजह से आ रही है कलेक्टर टू इमिटर। इफ कलेक्टर वोल्टेज इज हाई, अगर कलेक्टर का वोल्टेज हाई होगा देन इट्स ऑन क्विकली, तो ये जल्दी ऑन हो जाएगा। अगर कलेक्टर का वोल्टेज लो है तो ये थोड़ा लेट ऑन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हमारा करंट है आई बी जो बेस में करंट है। ठीक है, और ये वी बी ई है। ठीक है, अगर अगर हम ये बेस इमिटर का वोल्टेज यहाँ पे रखते हैं तो ये इस तरह यहाँ पे, मतलब ये बता रहा है वेरिएशन इसकी क्विक ऑन और क्विक ऑफ की बातें। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायग्राम। ये वही डेरिवेशंस हैं जो मैंने आपको किया, आप एक दफ़ा पॉज करके गो थ्रू कर लें तो आपको ये समझ आ जाएंगी।
ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट मॉडल, अब मैंने एक और चीज़ बतानी थी आपको, डिप्लीशन रीजन वेयर एग्जिस्ट द कैपेसिटेंस एग्जिस्ट। जहाँ पे डिप्लीशन रीजन होगा वहाँ पे कैपेसिटेंस भी होगी। डिप्लीशन रीजन में जिस तरह बताया था पीएन में, यहाँ पे चार्जेस के एक्युमुलेशन की जगह यहाँ पे डिप्लीशन रीजन आ जाता है। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन आया था। जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो बहुत माइन्यूट सा रह जाता है, जब रिवर्स बायस हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारा एक कैपेसिटर की तरह काम करता है। ठीक है, जिस तरह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसमें ये प्लस प्लस एक साइड पे होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक साइड पे होते हैं, और बीच में इनका एक सबस्ट्रेट होता है कैपेसिटर का। तो ये एज अ कैपेसिटर काम करता है। ठीक है, फिर जो डिप्लीशन रीजन बन जाता है। अब इसका हमारा इक्विवेलेंट मॉडल ये था। अब हमने एक और इक्विवेलेंट मॉडल बनाया है। ये हमारा एमिटर है, ये बेस है, और ये हमारा यहाँ पे कलेक्टर है। अब ये हमारी कलेक्टर टू एमिटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये बीटा आई बी आई सी इज इक्वल टू, मतलब हमारा आई सी करंट नीचे आ रहा है, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी ही होता है। ठीक है, और ये अब बेस है, देखें तो बेस इमिटर की रेजिस्टेंस ये है। अब ये जो सी बी ई है बेस इमिटर, ये बेस इमिटर पे जो डिप्लीशन लेयर बनेगी उसकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, और ये कलेक्टर टू बेस हमारी जो बनेगी क्या कहते हैं, जो रिवर्स बायस होगा उसकी जो कैपेसिटेंस बनेगी वो ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो ये नीचे मेंशन भी किया है। बेस इमिटर में डिप्लीशन रीजन आ जाता है और डिफ्यूजन रीजन आ जाता है क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर टू बेस में हमारे पास डिप्लीशन रीजन ही आता है की वजह से ही बनती है कैपेसिटेंस, क्योंकि वो रिवर्स बायस होता है। क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस होता है इसलिए इसमें डिफ्यूजन रीजन भी आ जाता है, उसकी वजह से भी कैपेसिटेंस आपकी ऐड ऑन होती है। ठीक है, ये आपका बताया हुआ है कि आप शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो आपका मतलब डिले टाइम कम हो जाता है। ठीक है, यानी क्विक रिस्पॉन्स आता है। डिले टाइम टी डी इज़ द टाइम टू स्टोर चार्ज इन सी बी ई कैपेसिटर। ठीक है, बेस इमिटर का कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज हम स्टोर करते हैं उसमें जो डिले आता है, तो वो ये चीज़ है। तो आज के लिए खैर इतना ही। तो इसके आगे मैं और टॉपिक्स बनाऊंगा।